हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें इमरजेंसी यानी कि आपातकाल करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इमरजेंसी के अंदर हमको क्या क्या करना है एक बार देख लेंगे हम। कितने तरीके की इमरजेंसी होती है, क्या इम्पैक्ट होता है उनका, कैसे लगती है, कैसे हटती है, फंडामेंटल राइट्स पे प्रभाव, फाइनेंशियल रिलेशंस पे प्रभाव, सेंटर स्टेट रिलेशन पे प्रभाव, ये सब चीजें हमको देखना है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर रफ्तार के बारे में आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। करंट अफेयर रफ्तार आपकी क्विक रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप परचम क्लास ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया है, जिसके अंदर जनवरी 2023 से जून 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारी उनकी हेडलाइंस आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप अपने करंट अफेयर्स की रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद एसएससी जनरल अवेयरनेस, एसएससी इकोनॉमी, एसएससी पॉलिटी और यह जितने भी टीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी के इंडिविजुअल कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल है। आपको सिर्फ हिस्ट्री की तैयारी करनी है, पूजा मैम का अलग से हिस्ट्री का कोर्स है। आपको सिर्फ इकोनॉमी की करनी है, मेरा इकोनॉमी का कोर्स है। आपको सिर्फ पॉलिटी की करनी है, अलग से पॉलिटी का कोर्स आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ स्टैटिक जीके करना है, रिचा मैम का स्टैटिक जीके का पूरा कोर्स अवेलेबल है। सारे कोर्सेज पे भी बहुत कम प्राइस जो है वो किया हुआ है, आप लोग एनरोल कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपातकाल को, इमरजेंसी को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपकी जिंदगी में आ जाती है तो क्या होता है। अभी देखो, कोई भी डिसीजन है, ठीक है, कोई भी डिसीजन है, हम कैसे लेते हैं। हम घर के अंदर, ये घर है, इस घर में 5 मेंबर हैं। ठीक है, इस घर में 5 मेंबर हैं। डिसीजन लेना है कि घर में गाड़ी कौन सी लाए, घर में गाड़ी कौन सी लाए। कोई कह रहा है नेक्सॉन ले आओ, कोई कह रहा है स्कॉर्पियो ले लो, कोई कह रहा है ग्रैंड विटारा ले लो। यानी कि सबकी सलाह मशवरा से एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो और एक गाड़ी हम लेके आते हैं। अब यहीं पे ही मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब इस एक्सीडेंट के लिए एम्बुलेंस कौन सी मंगवाए, इसके लिए आप घर में पहले कॉल करोगे। फिर 5 लोग आपस में सलाह करेंगे, नहीं नहीं उस हॉस्पिटल की नहीं, उस हॉस्पिटल की नहीं, नहीं वो वाली बड़ी है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, ये वो। ऐसे लोगे क्या डिसीजन? नहीं। हम बहुत जल्दी से एक नंबर घुमाएंगे कि जल्दी से बस आ जाए एम्बुलेंस। डिसीजन हमने खुद ने ले लिया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इमरजेंसी की है। वहां पे हम ऐसे तामझाम लगा के नहीं बैठेंगे, तू बता तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम बताओ कौन से डॉक्टर के लेके जाऊं, हमारे नजदीक जो भी सुविधाएं होंगी हम उनका यूज करेंगे। तो इसी तरीके से देश में जब इमरजेंसी होती है, देश में जब आपातकाल होता है, तो जिस तरीके से आम जिंदगी में डिसीजंस लिए जाते हैं, बिल पे बिल, बिल पे बिल पेश किए जाते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद मिलके ही कुछ तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। और जो राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र अपने हाथ में ही ले लेगा, अलग अलग राज्य से नहीं पूछेंगे, हरियाणा तुम बताओ, गुजरात तुम बताओ, पंजाब तुम बताओ, नो। वहां केंद्र खुद अकेला, संसद ही सारे डिसीजन ले लेता है। तो आपातकाल में बहुत सारे संबंध, बहुत सारे रिलेशंस बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपातकाल क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम आना जिसमें जिस तरीके से अमूमन हम जिंदगी चला रहे हैं उस तरीके से ना चला के हमको कुछ क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो ये इमरजेंसी है ये कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। एक इमरजेंसी आर्टिकल 352 से, आर्टिकल 356 से, आर्टिकल 360 से। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक कंप्लीट पूरा जो बीच में दिख भी नहीं रहे आपको, 53, 54, 55, ये सारे आर्टिकल्स भी इमरजेंसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, और पार्ट 18 के अंदर जो है आप इमरजेंसी के बारे में सारी बातें पढ़ते हो। ठीक, सवाल बहुत जगह आप ये देखोगे कि इमरजेंसी हमने लिया कहाँ से है। इमरजेंसी का जो आइडिया है ना, ये हमने जर्मनी से लिया है। कहां से? जर्मनी से। जर्मनी से हिटलर के अंदर, हिटलर ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, वहां से हमको इमरजेंसी का आइडिया मिलता है। लेकिन हिटलर ने उस इमरजेंसी का बहुत मिसयूज किया था। तो हमने वो सारे प्रोविजंस वहां से नहीं लिए, बहुत सारा इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज पे आपको कुछ नहीं कहूंगी कि हमने कहां से लिया, कहां से नहीं लिया। हालांकि जर्मनी से भी कुछ चीजें ली है हमने। जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं हमारे इमरजेंसी के दौरान, वो हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, और जो बाकी प्रोविजंस है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है।
पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी की बातें हैं। अब मेनली ये 3 आर्टिकल हैं जो हमको पढ़ने हैं। आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। भारत के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, राष्ट्रीय शासन की, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, आर्टिकल 356 से ये लगता ही रहता है। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की बात है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, वित्तीय आपातकाल की बात है। ये आज तक भी कभी नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा है, ठीक है। अभी तक कभी भी ये नहीं लगा है भारत के अंदर, और उम्मीद यही करेंगे कि ना ही लगे। क्यों भारत के अंदर इतने फाइनेंशियल क्राइसिस आए कि हमको इमरजेंसी लगानी पड़े, ठीक है। ये 3 बार लगा है, ये लगता ही रहता है, इसके कोई नंबर मैं नहीं बताऊंगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगा है। अब इसके डीप में चलते हैं, कैसे लगती है, कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे ये इमरजेंसी लगाने की जरूरत होगी। मैं आपको कंपैरिजन मोड में रखना चाहूंगी ताकि आप लोग अपना सवाल को गलत ना करें, अपने क्वेश्चन को गलत ना करें, और बहुत जल्दी से आपकी इस टॉपिक की रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन के लिए आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 360, ठीक है। हमने आर्टिकल्स देख लिए। उसके बाद कौन कौन से सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, कौन कौन से सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, कौन कौन से सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। देखो पहले क्या था और अब क्या है। पहले मैं आपको बता रही हूँ, नेशनल इमरजेंसी अगर लगनी है तो कौन कौन से सिचुएशन में पहले लगती थी और अब क्या हो गया। देखो, बाहर से कोई वॉर हो रहा है, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, कोई दूसरे देश के जो सैनिक हैं वो भारत के अंदर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, आंतरिक अशांति है। इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति है। इन 3 केसेस के अंदर भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती थी। अब जो ये इंटरनल डिस्टरबेंस है, ये बहुत ही वेग शब्द है, इसको क्लियर समझ नहीं आता ये कहना क्या चाहता है, आंतरिक अशांति। अब हो सकता है श्रेया घोषाल की आवाज किसी को अशांति लगती हो और किसी को बहुत प्लीजेंट लगती हो। ऐसे ही पंजाबी सॉन्ग्स, हरियाणवी सॉन्ग्स, जितने भी रीजनल सॉन्ग्स हैं, किसी को शोर लगता है और किसी को कोई इंजॉय कर रहा है। समझ रहे हो, शांति या अशांति की कोई परिभाषा है ही नहीं। हो सकता है कहीं कीर्तन चल रहा है कोई, और किसी को वो अशांति लगेगी, क्या शोर मचा रखा है। किसी को अजान की आवाज अशांति लग रही है, किसी को वो प्लीजेंट लग रही है। तो अशांति शब्द आप बता ही नहीं सकते। और इसी चीज का मिसयूज करते हुए 1975 में मैडम इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस का सहारा लेकर ही देश के अंदर आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को, ठीक है। क्योंकि सामने वाली जो अपोजिशन पार्टी थी, जनता पार्टी जिन्होंने बनाया था, जयप्रकाश नारायण वाले जो लोग थे, वो लोग इतने सारे धरने, इतनी सारी रैलियां कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को ये एहसास हो रहा था, इसी तरीके से ये ऑपोजिशन पार्टी अगर आगे बढ़ती रही तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत हो जाएगी। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए और इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए उस समय हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनको कह के इंदिरा गांधी ने ये नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। जब पूछा गया कि आप क्यों लगाना चाह रही हो नेशनल इमरजेंसी, तब राष्ट्रपति को यह जवाब दिया गया कि देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस है। अब किसी के लिए तो वो रैली फायदेमंद थी, किसी के लिए वो रैली अशांति थी। तो भविष्य में फिर से कोई इस तरीके से मिसयूज ना कर सके इस शब्द का, इसलिए इस शब्द को ही काट दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इस शब्द को ही काट दिया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, और इसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन शब्द लिख दिया। इसकी जगह आर्म्ड रेबेलियन शब्द लिख दिया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया। सशस्त्र विद्रोह शब्द लिख दिया, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह मतलब कि अगर विद्रोह हो रहा है शस्त्रों के साथ, आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ, देश के अंदर ही कोई विद्रोह हो रहा है हथियारों के साथ, तो हम इंटरनल
डिस्टरबेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन शब्द को ध्यान में रखते हुए नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। तो आज के दिन नेशनल इमरजेंसी का स्टेटस क्या है? एक तो वॉर हो जाए, जैसे 1962 में चाइना से वॉर हो रहा था, 1971 में पाकिस्तान से वॉर हो रहा था, ठीक है, और 1975 में वॉर नहीं हो रहा था, इंटरनल डिस्टरबेंस का सहारा लेके हमने आपातकाल लगाया था, ठीक है, वॉर हो जाए, या बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, या फिर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है। इन तीन परिस्थिति में हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अब अगला जो सवाल है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे बता दी कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन के केस में हम नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे, ठीक है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल इमरजेंसी को यानी इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन शब्द हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्य के अंदर आपातकाल लगना, ये पूरे देश में एक बार नहीं लगेगा, ये कुछ कुछ हिस्सों में लगेगा, कुछ कुछ हिस्सों में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पंजाब में लग गया, गुजरात में लग गया, मणिपुर में लग गया प्रेसिडेंट रूल। तो ये प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? देखो, जब आपके स्टेट की मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगता है। जब स्टेट की मशीनरी काम नहीं कर रही है, या तो स्टेट के गवर्नर को ही लगने लग जाए कि मेरे हाथ से कुछ हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, सेंटर को रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट रूल लगवाने के लिए। या फिर प्रेसिडेंट को खुद ही फील हो जाए कि फला राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, राज्य जो है तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की सलाह से खुद भी इस इमरजेंसी को लगा सकता है। तो दो सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगेगा, जब गवर्नर को लगने लगे कि स्टेट मशीनरी फेल हो रही है, या फिर प्रेसिडेंट को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खुद से ही ये एहसास हो जाए कि स्टेट मशीनरी फेल हो रही है और हमको यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, ठीक है। जब राष्ट्रपति को लगता है और जब राज्य के राज्यपाल यानी कि स्टेट गवर्नर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब है? जब राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को ऐसा लगने लगे कि हमारे देश के जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो रिस्क पे है। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर नहीं लगी है, ठीक है, कभी भी देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। क्लियर हो गई बात? तो ये इमरजेंसी की बात थी। इसके बाद कैसे लगती है? कैसे लगती है? अब मैंने आपको पहले भी बताया, अब इमरजेंसी है यानी कुछ क्विक डिसीजन लेने की बात है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि एकदम से ही भाई भाई हम वो बिल पास करवा रहे हैं, संसद के अंदर गए, विधानसभा के अंदर गए, बिल पास हो रहा है, इतने तो सिचुएशन ही टप जाएगी, सिचुएशन ही पास आउट हो लेगी, है ना? समझ रहे हो बात को? आपातकाल मतलब तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेना है, तो ज्यादा किसी से नहीं पूछेंगे। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तीनों ही परिस्थिति में प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके इस आपातकाल की यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मिलके आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। इसके बाद अब कर तो दी तुमने, तुमने एक बार तो एम्बुलेंस बुला दी, लेकिन बाद में जब सिचुएशन थोड़ी सी संभल गई है, फिर तो घर पे डिस्कस करते हो ना कि मैंने ना ये उस हॉस्पिटल में भेज के गलती कर दी, हम ना ऐसा करते हैं, एक बार स्टेबल हो गया है ये इंसान, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था, खून बह रहा था, एक बार उस परिस्थिति को हमने संभाल लिया, अब बताओ कि उसको पाँव में प्रॉब्लम है तो कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब बताओ उसकी मतलब नर्व्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो कौन से न्यूरो सर्जन के पास लेके जाए, फिर तुम राय पूछ रहे हो। यानी अब आपको वक्त मिल गया है उस चीज के अप्रूवल के लिए। बाद में तो बताते हो ना कि उस समय मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने ये किया, तुम बताओ ठीक किया क्या? बाद में तो हम पूछते हैं ना ये बात। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि एक बार तो इन तीनों ने मिलके, दोनों ने मतलब प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्होंने मिलके आपातकाल लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद क्या हुआ? अप्रूवल कब लेना पड़ेगा, कितने समय में? अब संसद को बताना तो पड़ेगा ना, संसद से पूछना तो पड़ेगा ना कि हमने आपातकाल लगाया है, सही है क्या, लगा रहने दें क्या? ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर आपको 1 महीने के अंदर अंदर संसद से यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने आपातकाल लगाया है 1 जनवरी 2023 को, तो आपको 1 फेब 2023 तक 1 महीने के अंदर अंदर ये अप्रूवल मिल जाना चाहिए संसद से, ठीक है। अगर बात है प्रेसिडेंट रूल की,
तो विद इन 2 मंथ्स आपको संसद से अप्रूवल चाहिएगा, विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया है तो भी विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का वक्त है वो अप्रूवल लेने के लिए। अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो क्या होगा, आपको इमरजेंसी एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अप्रूवल मिल ही जाता है वैसे तो, अनिवार्य होता है, मतलब मिल ही जाता है, काफी मिल ही जाता है अप्रूवल। ठीक है, ना मिले तो क्या होगा, आपको इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। ये अप्रूवल कैसे मिलेगा, उसके बाद कितनी मेजोरिटी से ये बिल पास होंगे, जो अप्रूवल वाला बिल है कितनी मेजोरिटी से पास होंगे। अगर केस है नेशनल इमरजेंसी का तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में जाना मैंने बताया है, मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल में पार्लियामेंट सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही बिल पास कर देगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी पार्लियामेंट सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही उस बिल को पास कर देगी। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट रूल के अप्रूवल के लिए, और सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए। ठीक है, कहां से मिलेगा ये अप्रूवल, पार्लियामेंट से। ठीक है, संसद से मिलेगा। इसके बाद ड्यूरेशन, कितने समय तक ये रह सकती है। अब देखो, आपने इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगाने के बाद अगर आपको वो कंटिन्यू करनी ही है तो एक बार में 6 मंथ्स तक ही आप उस इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैंने 1 जनवरी 2023 को ये इमरजेंसी लगाई थी, तो ये इमरजेंसी 6 मंथ्स तक रहेगी। ठीक है, 6 मंथ्स तक रहेगी। ठीक, यानी 1 जून 2023 तक ये रहेगी। अब 6 महीने के बाद मुझे फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसी स्पेशल मेजोरिटी से, फिर 6 महीने तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, फिर 6 महीने तक, ऐसा करते करते मैं कितने भी समय तक इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ। जो हमारी तीसरी बार इमरजेंसी लगी थी 1975 में, वो इमरजेंसी 19 मंथ्स की थी, 19 महीनों की, और वो अब तक की सबसे लंबी इमरजेंसी थी। ठीक है, तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 6 6 महीने के अंतराल पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और कितनी भी बार इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें हम प्रेसिडेंट रूल की, तो वहां पे भी एक बार में 6 महीने के लिए आपको अप्रूवल मिल जाएगा। 6 महीने के लिए फिर से लगाना है तो फिर से 6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर से लगाना है फिर से 6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगेन 6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगेन 6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगेन 6 महीने का, बस। यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल, मैक्सिमम आप 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर सकते हो। 6 6 महीने के गैप में आपको बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 इयर्स तक। जबकि नेशनल इमरजेंसी में आप 6 6 महीने का गैप लेके कितनी भी बार इस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दो, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में मैक्सिमम 3 इयर्स तक आप 6 6 महीने के लिए ये अप्रूवल लेते रहोगे, मैक्सिमम 3 इयर्स तक। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, एक बार लग गई तो इनफाइनाइट टाइम तक, यानी जब तक राष्ट्रपति को लगता है कि हालात नहीं सुधर रहे हैं तब तक वो उसको लगाए रखेंगे। तो ये तरीका है, ये ड्यूरेशन है इनकी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि फॉर 6 मंथ्स इन वन टाइम एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, एक बार में 6 महीने के लिए असीमित रूप से इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे फॉर 6 मंथ्स इन वन टाइम, और इसको 3 साल तक बढ़ाएंगे मैक्सिमम, और ये इनफाइनाइट टाइम तक होती है। इसके बाद रिवोकेशन, ये हटेंगी कैसे, ये हटेंगी कैसे, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी हटेंगी कैसे, इनको हटाने का तरीका क्या है। नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका, प्रेसिडेंट मंत्री परिषद की मदद से ही, यानी राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही इसको रिवॉक कर दे। दूसरा तरीका है लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से इसको बिल पास कर दिया जाए कि अब इसको हटा दो। यहाँ राज्यसभा की जरूरत नहीं है और यहाँ स्पेशल मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है। लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, हटाने के लिए केवल लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। ठीक है, और तीसरा तरीका है, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर लिखित में ये चीज प्रेसिडेंट को कह दे कि अब ये हमको हटाने की जरूरत है, तो मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे या एड पे प्रेसिडेंट इसको हटा देंगे। तो 3 तरीके हैं नेशनल इमरजेंसी को हटाने के। पहला तरीका, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के इसको कर दे, या फिर दूसरा तरीका, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से बिल आ जाए। तीसरा तरीका, लोकसभा के 1/10 मेंबर इन रिटर्न ये चीज स्पीकर को या राष्ट्रपति को सौंप दे, स्पीकर राष्ट्रपति को सौंपेंगे कि अब इसको हटाने की जरूरत है, इसको हटा दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोकसभा सेशन में नहीं है
जरूरी थोड़ा ना। अब देखो रिसेस आया हुआ हो, मान लीजिए मैंने रिसेस बताया था पार्लियामेंट करते हुए, 3 सेशन होते हैं ना, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। जब ये सेशन नहीं है, उस समय लोकसभा के सारे लोग संसद में नहीं होंगे। उस समय मान लीजिए आपातकाल हटाना है, जब देश में रिसेस का वक्त है, जब देश में कोई सत्र नहीं चल रहा है, उस समय लोकसभा के 1/10 मेंबर इन रिटर्न स्पीकर को ये चीज सौंप देंगे कि हम चाहते हैं ये हट जाए अब। फिर वो राष्ट्रपति तक बात जाएगी और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से मामला हट जाएगा। ठीक है, ये 3 तरीके हैं नेशनल इमरजेंसी को हटाने के। राष्ट्रपति रूल हटाने के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके ही हटा देंगे, और सेम काम यहाँ प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये थी हटाने की बात, रिवोक्यूशन की बात। अब सेंटर स्टेट रिलेशन पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन पे इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेट बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको करना है। हमने आज देखा कैसे लगती है, किन परिस्थिति में लगती है। ठीक है, कौन लगाएगा, कितनी मेजोरिटी चाहिए, कहां से बिल पास होगा, कहां से बिल पास नहीं होगा, इतनी बातें हमने की। अब इसके इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी अलग अलग चीजों पे, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, ताकि आप इतना एब्जॉर्ब कर ले और दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए इनमें से कौन एक आधार नहीं है। वॉर यानी युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, आर्म्ड रेबिलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह, और इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति। आपको आंसर करना है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से आपने लेक्चर सुना होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, किस किस चीज पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।